नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बनारस, जिसे काशी के नाम से भी जानते हैं, जहाँ के सांसद खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। दरअसल यहाँ पे एक लालपुर पांडेपुर थाना पड़ता है। वहां से एक व्यक्ति जो कि पेशे से ड्राइवर होता है, उसको फोन जाता है। कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी मिल गई है, एक काम करो, जल्दी से तुम यहाँ आ जाओ और अपनी बेटी को लेकर चले जाओ। जैसे पिता को ये बात पता चलती है, वो पिता अपने पत्नी को साथ लेकर दौड़ते हुए सीधा वहां थाने पहुंच जाते हैं। थाने जाकर देखते हैं तो उनकी बेटी एक कमरे में बैठी हुई है। उनकी बेटी के साथ एक लेडी कांस्टेबल बगल में खड़ी है, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेटी कुछ बोल नहीं पा रही है, कुछ बता नहीं पा रही, क्योंकि वो बेसुध हालत में है। पिता अपने बेटी को देखकर कहते हैं कि बेटी तुम ठीक तो हो ना, लेकिन बेटी की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिलता है। जब बेटी की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिलता है तो पिता थोड़े परेशान हो जाते हैं। माँ अपने बेटी का ये हालत देखकर अपने सीने से लगाती है, दुलारती है, पुचकारती है, कहती बेटी क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। दरअसल जो बेटी थी वो बेसुध हालत में थी, उसको कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार वो है कहाँ, उसके साथ क्या हो रहा है, उससे क्या पूछा जा रहा है। उसके सामने उसके पिता और माँ दोनों खड़े हैं, लेकिन वो उनके साथ अनजानों जैसा व्यवहार कर रही थी। अब पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसा है कि अपने बेटी को पहले आप घर ले जाओ, आराम कराओ, फिर बाद में हम बात करते हैं। अब माँ और बाप अपने बेटी को लेकर सीधे घर चले आते हैं। घर आने के बाद 48 घंटे का वक्त बीत चुका था। 48 घंटे बाद धीरे धीरे उस लड़की को सारी याद आने लगती है, सारी बातें, सारी आप बीती उसकी याद आने लगती है। जैसे याद आती है, अब वो लड़की अपने सामने किसी भी पुरुष को देखती थी, चाहे उसका सगा भाई क्यों ना हो, चाहे पिता ही क्यों ना हो, उनको देखने के बाद उसकी सांसें थमने लगती थी, सांसें उखड़ने लगती थी। अब माँ अपने बेटी की हालत देखकर कहती है, मेरे बेटी के पास कोई भी पुरुष नहीं आएगा, आएंगी तो सिर्फ महिलाएं। इसके बाद माँ अपने बेटी को सीने से लगाती है, दुलारती है, पुचकारती है, कहती है बेटी क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। दरअसल वो बेटी नशे की हालत में थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत ही ज्यादा नशीला पदार्थ दे दिया हो। वो लड़की रोते रोते अपने माँ से कहती है कि माँ, मेरे क्लास में पढ़ने वाले 4 लड़के हैं, उन्होंने उसको नशे की आदत दे दी है, नशा देना सिखा दिया है, नशा लेना सिखा दिया है। इसके बाद माँ कहती है कि ठीक है, परेशान मत हो, क्या बात है मुझे बताओ। दरअसल वो बेटी 29 मार्च को अपने घर से निकली थी, ये कहकर कि वो अपने सहेली के पास जा रही है। वहां से वो बाजार जाएगी और बाजार से कुछ किताबें खरीद कर घर वापस आ जाएगी। लेकिन कई घंटे का वक्त बीत चुका होता है। जब बेटी वापस लौट कर नहीं आती है तो माँ और पिता दोनों परेशान हो जाते हैं, अपने बेटी को फोन लगाते हैं, लेकिन फोन उसका स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद में बेटी को थोड़ा आसपास ढूंढते हैं, लेकिन जब बेटी का अता पता नहीं चलता है तो सीधा माँ और पिता दोनों नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद पुलिस वाले से कहते हैं कि साहब, मेरी बेटी पिछले कई घंटों से लापता है, उस उम्र उसकी लगभग 19 साल के आसपास है, ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रही है, उसे ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए। जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो उसकी बेटी के बारे में जितनी जानकारी इकट्ठा कर सकते थे उतनी जानकारी इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप परेशान मत हो, आपकी बेटी को हम ढूंढ लेंगे। उसके उनकी बेटी 29 मार्च को घर से लापता हुई थी। 30 मार्च बीत जाता है, 31 मार्च का दिन भी निकल जाता है, 1 अप्रैल आता है, 2 अप्रैल को भी कुछ अता पता नहीं चलता है, 3 अप्रैल भी बीत जाता है। अब 4 अप्रैल को उसी थाने से उसके पिता को फोन आता है कि आपकी बेटी मिल गई है, आओ और आके अपनी बेटी को ले जाओ। हालांकि बेटी ने जो कहानी अपने माँ और पिता को सुनाई थी वो वाकई बहुत ही अपने आप में भयानक कहानी थी। वो बताती है कि 29 मार्च को जैसे ही वो घर से निकली थी, कुछ दूर चलने के बाद उसे एक राज विश्वकर्मा नाम का लड़का मिल जाता है। वो लड़का उसको नशीला पदार्थ खिलाता है, खिलाने पर उसे एक कमरे पर लेकर जाता है और उस कमरे पर पूरी रात उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करता है, बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है। अब अगला दिन निकलता है, वो उसको एक लंका स्थित एक कैफे होता है वहां लेकर जाता है। उसके साथ एक और लड़का होता है, राज विश्वकर्मा, और वो लड़का मिलकर उसके साथ पूरी रात फिर से गंदा और घिनौना कृत्य करते हैं। अगले दिन उसको छोड़ देते हैं। लड़की बेसुध हालत में होती है। लड़की कुछ दूर जाती है, ऐसे ही उसको एक समीर नाम का लड़का मिल जाता है। वो लड़का बताया जाता है उसका दोस्त होता है। वो लड़का अपने एक और दोस्त के साथ उसको बाइक पे बैठाता है और हाईवे की तरफ लेकर जाता है। वहां जाने के बाद उसके साथ गंदा घृणा कृत्य करते हैं। इसके बाद उसे एक नदेसर जगह पड़ती है, वहां उसको छोड़ देते हैं। लड़की हालांकि बेसुध हालत में थी, नशे की हालत में थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसकी हालत काफी खराब थी। इसके बाद 31 मार्च की तारीख आती है और मलदहिया एक जगह है, वहां पर एक कॉन्टिनेंटल कैफे होता है। वहां पर एक आयुष नाम का लड़का मिलता है। वो आयुष नाम का लड़का उसे कॉन्टिनेंटल कैफे लेके जाता है। वहां पे कई लड़के और होते हैं, वो सब के सब लड़के मिलकर उस लड़की के साथ रात भर गंदा घृणा कृत्य करते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं। वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, कहती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उनके कानों तक ये बात नहीं गुजर रही थी। उसके बाद उसका रात भर गंदा घृणा कृत्य करने के बाद उसको अगले दिन छोड़ देते हैं, ये कहकर कि अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो तुम्हारे साथ और भी इससे ज्यादा भयानक और बुरा हो सकता है। इसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। इसके बाद रास्ते में उसे एक साजिद नाम का लड़का मिल जाता है। वो लड़का उसको एक जगह लेकर जाता है। वहां पर 3 अलग अलग लोगों ने उसके साथ गंदा घृणा कृत्य किया।
इसके बाद उसको भी वहां से छोड़ देते हैं। इसकी वजह से कुछ आगे बढ़ती है तो एक औरंगाबाद जगह पड़ता है, वहां पर अमन नाम का एक लड़का मिलता है और एक और लड़का होता है। वो दोनों के दोनों लड़के वहां पे उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य करते हैं। इसके बाद फिर से उसको छोड़ देते हैं। जैसे कुछ दूर आगे बढ़ती है, इसके बाद फिर से उसको, दरअसल वो लड़की जो थी नशे की आदी हो चुकी थी, उसको कुछ भी करने से, खाने से पहले उसको नशे की जरूरत थी और इसी नशे का लोगों ने फायदा उठाया। इसके बाद दानिश नाम का लड़का उस लड़की को मिल जाता है। वो लड़का अपने साथ उस लड़की को लेकर जाता है। जहां जाता है वहां पहले से कई लड़के और मौजूद थे, उसके दोस्त मौजूद थे। वो सभी के सभी लड़के उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य करते हैं और कृत्य करने के बाद उसे चौक घाट पर छोड़ते हैं, ये सोचकर कि कभी इस बात का खुलासा नहीं होगा, वो पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन हालांकि पुलिस भी पहले से ही उस लड़की की तलाश कर रही थी। वो लड़की पुलिस वालों को मिल जाती है। इसके बाद पुलिस वाले उस लड़की को उसके परिवार वालों को सौंप देते हैं। हालांकि कहानी सुनकर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इसके बाद परिवार वाले सीधा अपने बेटी को लेकर उसी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, लालपुर पांडेपुर थाने पर, और जाने बाद कहते हैं कि साहब, हमारी बेटी के साथ तो बहुत ही गलत हुआ है। मेरी बेटी के साथ गंदा घिनौना कई लोगों ने मिलकर कृत्य किया है। एक काम कीजिए, आप इसमें एफआईआर दर्ज कीजिए और जितनी जल्दी हो सकता है इन आरोपियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हालांकि पुलिस पहले तो इस मामले को दबाने की, टालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है, जब मीडिया इस खबर को प्रमुखता से छापने लगती है, तो पुलिस के ऊपर दबाव पड़ने लगता है और इसके बाद लड़की की मां के तहरीर के आधार पर कुल 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। 11 अज्ञात होते हैं और 12 जो होते हैं नामजद होते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। जब एफआईआर दर्ज होती है, जब 12 लोगों को पुलिस हिरासत में लेती है, उनसे पूछताछ करती है, उनकी मोबाइल को देखती है, तो पता चलता है कि उनके मोबाइल में 540 लड़कियों की तस्वीरें थी, जो कि नंगी तस्वीरें थी, और 100 से ज्यादा ऐसी तस्वीरें थी जो खुद स्वेच्छा से लड़कियों ने फोटो खिंचवाई थी, वो भी बिना कपड़ों के। पता चलता है कि ये बहुत बड़ा रैकेट है। इस रैकेट का मेन जो मास्टरमाइंड था, वो एक अनमोल गुप्ता नाम का लड़का होता है, जो कि बनास का ही रहने वाला होता है। इनका ये काम था कि इन जितनी भी तस्वीरें थी, ये कस्टमर को दिखाने के लिए होती है। ये तस्वीरें यूपी, बिहार, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, हर जगह जगह पे कस्टमर को भेजी जाती थी और ये पसंद करते थे। इसके बाद इनको ये लड़कियां सप्लाई की जाती थी। दरअसल यहाँ पर जो अनमोल गुप्ता नाम का लड़का है, ये चाउमीन का ठेला लगाता था। जैसे जैसे इसका व्यापार बढ़ने लगा, वैसे वैसे ये अपनी दुकान को बढ़ाता गया और देखते ही ये कॉन्टिनेंटल कैफे खोल लेता है। उस कैफे में हुक्का पिलाना, शराब परोसना, ये सब काम किया जाता था। पहले तो लड़के यहाँ पे वेटर रखे गए थे, लेकिन फिर लड़कियों का डिमांड बढ़ने लगा कि लड़कियों से शराब परोसा जाए, लड़कियों से हुक्का पिलाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ लड़कियों को हायर करने लगा, कर लिया गया। जब लड़की यहाँ पे आने लगी तो उनको देखकर और भी लड़कियां आने लगी, और जो लड़कियां यहाँ पे आई वो नशे की आदी बन गई। इसके बाद देखते ही देखते कई लड़कियां ऐसी थी जो नशे की आदी तो बन गई थी, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था कि नशा कर सके। इसके बाद जो अनमोल गुप्ता नाम का जो मालिक होता है, वो एक ऑफर देता है, कहता है कि उन्हीं लड़कियों को फ्री नशा मिलेगा जो लड़कियां कस्टमर के मनचाहे अनुसार काम करेंगी। जो कस्टमर कहेगा वो करना पड़ेगा, उनके साथ सोना पड़ेगा, उनके साथ जैसा कहता है वैसा करना पड़ेगा, तभी उनको फ्री में नशा दिया जाएगा। कुछ लड़कियां तो हालांकि तैयार हो जाती हैं, उनको फ्री नशा भी दिया जाता है और कस्टमर के साथ आराम से उनके हिसाब से काम भी करती हैं। हालांकि जब पुलिस इस मामले का खुलासा करती है तो इन लोगों को पुलिस गिरफ्तार भी कर लेती है, इनसे पूछताछ भी करती है। हालांकि अभी इसमें कई ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जिनका भी नाम खुलकर सामने आएगा। इसके बाद पुलिस उनको भी हिरासत में लेगी। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि इन बड़े बड़े चेहरे के लोगों को पुलिस हिरासत में लेती है कि नहीं लेती है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई थी, उनके परिवार के लोग, उनके आसपास जो संगठन के लोग हैं, उन लोगों ने पुलिस आयुक्त को पत्र दिया है कि ये जो आरोप है ये गलत है, क्योंकि लड़की खुद नशे की हालत में है। इसी वजह से इस मामले की जो जांच रिपोर्ट है वो एसआईटी को सौंप दी गई है और 30 दिनों के अंदर एसआईटी इस जांच रिपोर्ट का जो भी रिपोर्ट आएगी वो सौंपेगी, तो पता चल पाएगा इसमें कितना सही है, कौन गलत है, कौन सही है। हालांकि ये तो भविष्य के घर में छिपा है कि एक्चुअली में हुआ क्या था, क्या नहीं हुआ था। हालांकि लड़की के पक्ष की तरफ से तो एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन ये जांच का विषय है, ये लड़की सही है या वो सही है।